बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी ऐसे पाकिस्तानी हैं जो दूसरे मुल्कों के अंदर मुकीम हैं और वहाँ से वो कोई बिज़नेस या जॉब करके कुछ रकम जो है हर साल अपने जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं उनको पाकिस्तान में भेजते हैं, तो उनकी जानिब से भेजी वाली रकम जो है उसको हम फ़ॉरेन रेमिटेंस का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कानून के अंदर। ठीक है, तो इस रकम को अगर आपने भेजना है और आप ये चाहते हैं कि इसके ऊपर आपको किसी किस्म का कोई भी 1 रुपए का भी एफबीआर टैक्स चार्ज ना करे, तो इसके लिए एफबीआर का जो कानून है उसको आपको फॉलो करना होगा। इसके लिए चंद शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि आपने अब ये अमाउंट जब भेजनी है तो इसको या तो आप नॉर्मल बैंकिंग जो चैनल्स हैं, यानी हमारे जो बैंक्स हैं, रजिस्टर्ड बैंक्स हैं, उनके थ्रू भेजें। नंबर सेकंड क्या हो सकता है कि आप इनको किसी भी मनी सर्विस ब्यूरो, एक्सचेंज कंपनी या मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर के थ्रू पाकिस्तान में भेजें। ये पहली शर्त है। ये जो इदारे हैं, चाहे वो बैंक हों या एक्सचेंज कंपनीज़ हों, रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट बैंक के साथ प्रॉपरली। ठीक है, कोई अननोन इदारा जो है, अनकॉमन इदारा है, उसके ज़रिए काइंडली ना भेजें अमाउंट। नंबर सेकंड क्या है, जो अमाउंट आपने भेजनी है एक टैक्स ईयर के अंदर, यानी टैक्स ईयर स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और नेक्स्ट ईयर 30 जून पे जाके क्लोज़ होता है, तो एक टैक्स ईयर में 5 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा रकम आपने नहीं सेंड करनी। अगर ज़्यादा सेंड करेंगे तो अगर आपका जो रिश्तेदार है वो फाइलर है तो उसके ऊपर टैक्स लागू हो जाएगा। ठीक है जी, सेक्शन 39 के तहत उस पर टैक्स लागू हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन है जी। 5 मिलियन कितना होता है जी? 50 लाख रुपए होते हैं। अच्छा, अब इसमें आप अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको इसमें क्लियर कर देता हूँ, आपने 2 करोड़ भेजना है तो आप 4 बंदों को भेज दें। ठीक है, 50 लाख अपने अकाउंट में भेज दें, 50 लाख अपने वाइफ के अकाउंट में भेज दें। अच्छा, मज़ीद इस पे मैं एंड में वीडियो के बहस करता हूँ। तीसरा इसमें रूल क्या है? तीसरा रूल है जी कि इसको आपने इन कैश अगर करवाया है रुपीज़ में बाय ए शेड्यूल्ड बैंक, तो फिर ये जो थर्ड रूल है कि इसकी इनकैशमेंट लाजमी है। ठीक है जी, पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर इसकी इनकैशमेंट लाजमी है, और जब इसकी इनकैशमेंट आप करवाएंगे तो उसी बैंक से या मनी एक्सचेंज से आप जो है एक प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो लेंगे, जिस पर क्वाइट क्लियरली ये लिखा होना चाहिए कि ये फॉरेन एक्सचेंज की अमाउंट आई है। ठीक है, तो ये कुछ बैंक्स ईमेल भी कर देते हैं, कुछ पैसे लेके आपको ये पीआरसी जो है, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये देते हैं। ये ज़रूरी है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ये जो भी लोग फाइलर हैं वो जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे वहाँ पर रेमिटेंस की अमाउंट डालेंगे, तो 2 चीज़ें एफबीआर की तरफ से रिक्वायरमेंट हैं। मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ। एक नोटिस मेरे पास पड़ा हुआ है, ये आप देखें स्क्रीन पे। तो फॉरेन रिमिटेंस जब आपने रिटर्न में फाइलिंग करनी है तो वहाँ पे आपने ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो एनकैशमेंट सर्टिफिकेट या जिसको मैं पीआरसी बोल रहा हूँ, ठीक है जी, प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये साथ आपने लगाना है। और दूसरा आपने बैंक स्टेटमेंट भी साथ लगानी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने जब अपनी रिटर्न की फाइलिंग करनी है तो नोटिस से बचने के लिए आपने ये दोनों चीज़ें अटैचमेंट के अंदर साथ लगा के भेजनी है। ठीक है, अदरवाइज़ इस तरह का नोटिस आपको आएगा 176 का, और बाद में फिर ये नोटिस आपसे मिस हो जाएगा और लीगल कानूनी कार्रवाई आपके जो अगेंस्ट है वो एफबीआर स्टार्ट कर देगा। इस वजह से लाजमी तौर पे ये दोनों चीज़ें साथ लगाएं। ठीक है, जो भी फाइलर हजरात हैं ये साथ लगा के अपना रिटर्न फाइल करें। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं कि अगर हम जो है इनमें से किसी शर्त को पूरा नहीं करते, मिसाल के तौर पे बहुत से लोग मेरे से रब्ता करते हैं जो कि रकम हुंडी के थ्रू मंगवाते हैं, बाद में बैंक में जमा करवा बैठते हैं। तो वो जब बैंक में आ गई फिर एफबीआर के डेफिनेटली नज़र में भी आ गई या आपके क्लोजिंग बैलेंस में शो हो रही है, तो फिर हमें बाद में बड़ा मसला होता है। तो अगर रकम आपने हुंडी के थ्रू मंगवाई है या आप जहाज़ में कैश के थ्रू लेके आए हैं या कोई और आपने ज़रिया इस्तेमाल किया है, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि हम ज़ाती तौर पे भी बाहर के कंट्रीज़ से, हमारे अपनी फैमिली मेम्बर्स भी बाहर हैं, हम काफ़ी रकम मंगवाते हैं और कभी भी कोई टैक्स नहीं है। बराह करम हुंडी से रकम ना मंगवाया करें, वो आपके लिए नुकसानदेह है। फिर अगर हुंडी वगैरह की रकम है आपने बैंक अकाउंट में आपके शो हो रही है क्लोजिंग बैलेंस के अंदर, यानी हुंडी से मंगवाई है या जहाज़ में लेके आए हैं, तो उसके लिए फिर क्या मामला होता है, कितना टैक्स आपको अदा करना होता है, ये आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ।
یہ اب دیکھ سکتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن 2024 ہے، اس میں یہ 40 لاکھ روپیہ ایک صاحب کا میں نے ڈالا ہے. تو اس 40 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے ان کو 7,65,000 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ ان کے بینک اکاؤنٹ کے کلوزنگ میں کوئی اماؤنٹ جو ہے یہ شو ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی بتانا ہے ایف بی آر کو یہ کہاں سے آئی ہے، اس وجہ سے میں اس کو ہمیں شو کرنا ہماری مجبوری ہے. تو یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس ویڈیو میں. اور آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اس حوالے سے جو فارن ریمیٹنس کے حوالے سے ایک چیز ہے کہ میرے پاس جو نان ریزیڈنٹ افراد ریٹرن فائلنگ کے لیے آتے ہیں، یوزلی میں ان کی فیملیز کے بھی ریٹرن کرتا ہوں. تو دیکھیے اس میں معاملے کو سیدھا سیدھا رکھا کریں. جیسے آپ نے اپنی وائف کو اگر پیسے دینے تو ڈائریکٹلی وائف کو دیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ پہلے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجیں پھر آپ کے اکاؤنٹ سے آپ کے وائف کے اکاؤنٹ میں ایز اے گفٹ جائے، تو وہ لیگل ریکوائرمنٹس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. آپ نے ڈائریکٹلی وائف کو خرچہ دینا ہے، وائف کو دیں، بھائی کو دینا ہے بھائی کو دیں، ڈائریکٹلی اس کے اکاؤنٹ میں بھیجیں. اپنے دادا کو دینا ہے، والد کو دینا ہے، والدہ کو دینا ہے، ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ بھیجیں. باقی جتنی اماؤنٹ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں بھیجنی ہے، سیونگ کرنی ہے، اس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں. اور ایک اور کام بہت زیادہ نان ریزیڈنٹ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو رقم دے دیتے ہیں، بعد میں ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں رقم واپس کر دو، ہم نے پراپرٹی خریدنی ہے. تو خدا رہا یہ کام نہ کیا کریں، یہ پھر اس میں کمپلیکیشن بہت زیادہ آ جاتی ہے، آپ کو ہی اس چیز کو بعد میں جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں اس کے جو پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں جو مجھے ایکسپیرینس ہوئی ہیں پاسٹ کچھ ایئرس کے اندر.